हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने हिंदी चालू करी थी जिसमें हमने वर्णमाला पहला टॉपिक पढ़ा। वर्णमाला में हमने वर्णमाला की परिभाषा जानी, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं ये जाना। इसके बाद हमने वर्ण और अक्षर में डिफरेंस जाना, वर्ण क्या होते हैं। हमने कहा मुख से निकली ध्वनि का लिखित रूप उसे हम वर्ण कहते हैं और जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। ये चीज़ हमने कल जानी थी। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। फिर इसके बाद हमने कल जाना था वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। ये जाना था कल हमने। और क्या जाना, और हमने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में जाना, क्योंकि 1985 में इन्होंने देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण जारी कराया। इन्होंने बताया कि हिंदी में जब हम लिखते हैं तो कौन सा शुद्धतम रूप होता है और कौन सा अशुद्ध रूप होता है, वर्तनी के हिसाब से कौन सा शुद्ध है। जैसे कि हम समझे, मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था सड़क का। जैसे कई लोग सड़क इस तरीके से लिखते हैं और कई लोग सड़क ऐसे लिखते हैं। यहाँ कोई लोग बिंदी लगा कर लिखता है, कोई ऐसे लिख देता है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो यही केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने पुस्तकें जारी करके बताया कि ये जो हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये शुद्ध रूप होगा वर्तनी के हिसाब से और ये अशुद्ध होगा। फिर इसके बाद हमने जाना था स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, मतलब इनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। व्यंजन जाना, तो व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते, यानी इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कह देते हैं। जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया, जैसे का है, जब हम का बोलते हैं तो इसको का को हम वर्ण के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन हम देखें तो का वास्तव में ऐसे होता है, आधा आ का और धन आ, ये होता है का वास्तविक रूप। का के नीचे हलंत लगा के ये दिखाता है कि का अभी अधूरा है, जब तक इसमें आ स्वर नहीं लगता आ का, तब जाके ये पूर्ण होता है। तो ये जब जाके ये पूर्ण कहलाता है व्यंजन, वरना ये कैसा हो जाता है, ये अर्ध रूप होता है। का के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो ये अर्ध रूप। ऐसी खा का पूर्ण रूप ये पूर्ण रूप है, और खा में हलंत लगा के आ जोड़ेंगे तब जाके ये हमारा खा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल कंप्लीट किया था। इसके बाद ये जैसे हमने बताया का के नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये हमें कैसा रूप दिखाई देगा, ये हमें आधा बताएगा कि ये अभी आधा है, पूर्ण नहीं है। यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है, यानी इसका अभी कैसा रूप है, आधा रूप है। और ये इस तरीके से लिखा हुआ तो का कैसा, पूर्ण है। जैसे जा को कैसे लिखेंगे हम, जा इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में देखा है तो जय प्लस यानी धन आ, तब जाके जा बनता है। जू लिखेंगे तो जे प्लस उ, तो इनको मिलाकर यानी ये इसका आद्रूप हो गया जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये हमने इतना कल जाना था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम जानेंगे व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका। क्या जानेंगे, व्यंजनों को आधा कैसे लिखा जाता है। जैसे हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने कुक्कुर लिखा तो हमने कहा ऐसा ही आधा क्यों बनाया और अलग तरीके से आधा क्यों नहीं बनाया, तो इसी को आज हम जानेंगे। आधा लिखने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आधा लिखने। तो उससे पहले जानने से पहले हम जानते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 33 व्यंजन होते हैं। इसको हम 3 पार्टों में तोड़ देते हैं, 2, 9 और 11। तोड़ने से पहले हम जानते हैं जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर ये अंडरलाइन जरूर करते हैं। इसी अंडरलाइन को शिरोरेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शिरोरेखा। देखो यहाँ लिखी हुई है, इसे शिरोरेखा बोलते हैं। और किसी किसी व्यंजन में हमें देखने को मिलेगा ये सीधी लाइन, इस तरीके से सीधी लाइन देखने को मिलती है। जैसे हम का लिखते हैं तो का में ये सीधी लाइन होती है, तो इसको हम बोलते हैं खड़ी पाई। यानी व्यंजन
जब हम देखेंगे कोई शब्द लिखेंगे उसके ऊपर सिरों रेखा तो होती है, कहीं पर खड़ी पाई देखने को मिलेगी, कहीं खड़ी पाई देखने को नहीं मिलती। जैसे हम हा लिखते हैं तो हा में सिरों रेखा तो देखने को मिलती है लेकिन खड़ी पाई नहीं होती है। तो यही जानेंगे कि खड़ी पाई के माध्यम से हम किसी को आधा कैसे करते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दो से। तो दो कौन से हैं? का और फा। देखो हम का देखें तो का कैसे लिखा गया? ऐसे, और ये हमारा इसके ऊपर सिरों रेखा। और फा कैसे लिखा गया है? ऐसे, और ये हमारी सिरों रेखा, और ये हमारी खड़ी पाई। ये होती है हमारी खड़ी पाई और ये होती है हमारी सिरों रेखा। तो का और फा को आधा लिखने का तरीका ये है कि ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार कर रहे हैं, जो खड़ी पाई को पार करते हैं, उनको जो पार करने वाला हिस्सा उसका हम आधा करते हैं। जैसे ये देखो, ये खड़ी पाई को पार कर रहा है, और देखो ये खड़ी पाई है और ये भी इसको पार कर रहा है। तो इसका आधा रूप कैसे बनाएंगे हम? खड़ी पाई करेंगे ऐसे और इसको आधा करके छोड़ देंगे, ये इसका आधा रूप हो जाए। ऐसी फा का आधा रूप क्या होगा? इस तरीके से पूरा नहीं बनाएंगे, आधे पे ही छोड़ देंगे, तो ये फा का आधा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजनों को हम इस तरीके से आधा लिखेंगे। जो खड़ी पाई को पार करते हैं उसका आधा रूप कैसे लिखा जाता है? तो इस तरीके से। उसका जो खड़ी पाई का इधर वाला हिस्सा जो है उसका क्या है? आधा करके छोड़ देते हैं, वही हमारा आधा हिस्सा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लफ्ज़, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लफ्ज़, लफ्ज़ को कैसे लिखते हैं? लव और फा आधा इस तरीके से बना देते हैं और ज, ये हमारा हो जाता है लफ्ज़। जैसे कुक्कुर लिखते हैं का, और फिर आधा का ऐसे बना देते हैं, फिर कुक्कुर लिख देते हैं। समझ में आया? जो खड़ी पाई को पार कर रहा है ऐसा व्यंजन, तो उसका आधा कैसे? उसको पार करने वाले हिस्से को आधा रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूर्ण रूप है। इसका आधा रूप कैसे किया हमने? इसके बाद वाले हिस्से को इसको आधा कर दिया। एग्जाम्पल के लिए लफ्ज़ और कुक्कुर। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नीचे की तरफ कैसे होते हैं? लोटने, यानी घुमावदार होते हैं। जैसे अंगा, छ, ट, ठ, ण, ढ, ड, र, ह। हम देख रहे हैं इनमें क्या है? सिरों रेखा तो है लेकिन खड़ी पाई नहीं है। खड़ी पाई जब नहीं है क्योंकि ये लोटने के हैं, यानी नीचे से लौट रहे हैं इस तरीके से। तो इनमें जब खड़ी पाई नहीं होती तो इसको हम आधा कैसे करते हैं? तो इसको आधा करने का तरीका ये होता है कि इसके नीचे हलंत लगा के हम आधा कर देते हैं। तो हलंत लगा कर आधा लिखते हैं। जैसे अंगा है तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे, ये आधा हो जाएगा। छा है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, ये आधा हो जाएगा। टा है, टा के नीचे हलंत लगा देंगे तो आधा हो जाएगा। ऐसे ही दा है तो दा के नीचे मैं हलंत लगा दूंगा तो दा क्या हो जाएगा? अपने आप में आधा हो जाएगा। ढा ढक्कन यानी ढा, ये इसके नीचे हलंत लगा दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। रा को आधा कैसे करेंगे? तो रा ऐसे लिखूंगा, इसके नीचे हलंत लगा दूंगा, आधा हो जाएगा। हा को आधा कैसे लिखूंगा? तो इसके नीचे हलंत लगा दूंगा तो आधा हो जाएगा। तो यानी जो नीचे से लौटने के यानी घुमावदार होते हैं उन व्यंजनों को आधा कैसे करते हैं? हलंत लगाकर। और जो व्यंजन खड़ी पाई को पार कर रहे होते हैं उनके खड़ी पाई के पार करने वाले हिस्से को आधा करके हम लिख देते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अब 22 रह गए हमारे जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे जो बचे हुए रह गए। जैसे खा रह गया, खा देखो खड़ी पाई ये रही और खड़ी पाई के इधर इधर लिखा गया, पार नहीं कर रहा। गा देखो खड़ी पाई ये रही और ये इधर ही इधर लिखा गया, यानी जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते उनको आधा कैसे करते हैं? तो जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते जैसे ख, ग, ये दिख रहा होगा आपको, जैसे ख है, ग है, घ है, चा है, ये खड़ी पाई से इधर के इधर है। जैसे जा है, झा है, अइया है, ता है, थ है, धा देखो धा, ना है, ना देखो ना इधर है, ये रही खड़ी पाई और ये इधर ही इधर, यानी खड़ी पाई से पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इनको आधा करने का तरीका कैसे होता है? आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हम हटा देते हैं और ये क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। क्या करते हैं? तो हम इनका खड़ी पाई हटा देते हैं और ये आधा। जैसे हमें गा आधा लिखना है तो घास का जो खड़ी पाई है वो हटा देंगे, गा ऐसे लिख जाएगा। जैसे हमें खा को या चा को आधा लिखना है तो चा ऐसे हो जाएगा, इसका खड़ी पाई वाला ये वाला हिस्सा हटा देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। जैसे हमारा बच्चे ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ब च च। देखो ये इसका हमने जो क्या किया, चा का खड़ी पाई ही हटा दिया,
ये खड़ी पाई हटा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। यानी हमने क्या समझा आज व्यंजन को कैसे आधा लिखा जाता है। सबसे पहले हमने सीखा कि जो व्यंजन खड़ी पाई को पार कर रहे हैं उनको आधा कैसे किया जाता है कि उनके जो पार करने वाला हिस्सा उसको आधा कर देंगे तो हमारा वो व्यंजन आधा हो जाएगा। इसके बाद हमने जाना जो नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं उसको आधा कैसे करते हैं, उनके नीचे हलंत लगाकर हम आधा कर देते हैं। बचे रह गए जो 22 रह गए तो उन जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते, जैसे कि हमने देखा खा खड़ी पाई को पार नहीं करता, गा नहीं करता, घा नहीं करता, चा नहीं करता, तो इनको आधा कैसे किया जाए। तो इनको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई ही हटा देते हैं और ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बिंदु लगाने का तरीका। तो हम जानते हैं कि ये हमारी शिवरेखा होती है और ये हमारी खड़ी पाई होती है। ये शिवरेखा और ये सीधी खड़ी पाई। तो कहीं तो हमने बिंदु ऊपर लगा देखा है, कभी हम इधर बिंदु लगा देखते हैं, कहीं हम यहाँ पे बिंदु लगा हुआ देखते हैं, कहीं हम यहाँ लगा देखते हैं। कई व्यंजन ऐसे हैं जहाँ पे हम बिंदु अलग अलग जगह लगा देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं तो इसको क्या कहेंगे। पहला वाला देखो हमने देखा है, जैसे कोई शब्द लिखा होगा तो उसके यहाँ पर बिंदु लगा हुआ होगा। तो ये सिर्फ एक ही है, अंगा। अंगा हमने देखा है और ये कहाँ रहता है, आगे की तरफ रहता है। जो आगे की तरफ रहता है उसे हम बोल देते हैं पंचमा अक्षर। इसको क्या बोला जाता है, पंचमा अक्षर बोला जाता है। जिसके आगे की तरफ बिंदु ये एक ही है क्योंकि ये 5वें स्थान पे आता है। देखो हम जानते हैं क, ख, ग, घ और अंगा। गिनती करें तो 1 2 3 4 5, ये 5वें पे आता है इसलिए इसको पंचमा अक्षर बोला जाता है। इसके बाद हम अगला देखें तो हमें देखने को मिलेगा कहीं पे हम जिस तरह से हमने शिवरेखा और खड़ी पाई बनाई तो हमें बिंदु यहाँ देखने को मिलेगी इस जगह। तो ऐसे शब्द जो हैं ज़्यादातर हमारे फारसी के हैं। जैसे हमने का दिखा है तो का के इस तरफ लेफ्ट साइड में हमें बिंदी दिखेगी, खा के लेफ्ट साइड में दिखेगी, गा के लेफ्ट साइड में दिखेगी। जैसे ये हमारी खड़ी पाई है तो इधर की तरफ हमारी बिंदी लगी दिखेगी। जैसे ये खड़ी पाई है तो इधर हमें बिंदी लगी दिखेगी, ये इधर हमें दिखेगी। तो ये ज़्यादातर ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे जा देखा होगा तुमने, जा में इधर की तरफ लगी हुई मिलेगी। तो ये वाले शब्द हैं जिनमें लेफ्ट साइड में बिंदी लगी हुई मिली देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं वैसे नुक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नुक्ता। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि खड़ी पाई के लेफ्ट साइड में जो बिंदी लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नुक्ता बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर ये शब्द जो आए हुए हैं अरबी और फारसी के शब्द हैं, वहाँ से ये देखने को मिलते हैं हमें। एग्जाम्पल देखो ये क, ख, ज, फ, ये वाले कहाँ के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जो बिंदी है वो लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं जो बिंदु है ऊपर लगी हुई होती है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूँ साइड में। ये हमारी शिवरेखा और शिवरेखा का जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है, उससे हम बोलते हैं अनुस्वर। अयुग्गा भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम देखो, जैसे पंप है, पंप ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे अनुस्वर लगा हुआ। आडंबर है, बिंदी लगी हुई है। हलंत है, बिंदी लगी हुई है। शंकर, बिंदी लगी हुई है। दंड है, मंगल है, शंख है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। और हम देखते हैं कि पंप को हम कभी ऐसे भी लिख देते हैं, कभी ऐसे भी लिख देते हैं। आडंबर को ऐसे भी लिखते हैं, कभी ऐसे भी लिखते हैं। कौन सा सही है, दंड को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मंगल को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सही होगा, तो हम जानेंगे। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। वर्तनी के हिसाब से दोनों ही शुद्ध होते हैं। लेकिन लिखा कैसे जाता है इनको, कब ना लगाया जाता है, कब माँ लगाया जाता है, कब ना लगाया जाता है, कब गा लगाया जाता है, इनको हमें जानना और देखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। एक पेज ले लेते हैं अगला। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया अपनी तरफ से। एग्जाम्पल से ले, मान लो हिंदी है, हिंदी को कभी तो हम ऐसे लिखते हैं, कभी हिंदी को हम ऐसे लिख देते हैं।
कौन सा सही है, तो इसमें वर्तनी के हिसाब से दोनों सही होता है। हम देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाता था। अनुस्वर के जस्ट बाद कौन सा वर्ण आया है, तो उसी वर्ण का क्या कर लेते हैं हम, 5वां अक्षर ले लेते हैं। तो हम देखें दा के बाद दा कहाँ आता है, इधर दा, और दा का 5वां अक्षर कौन सा होता है, ना होता है। तो हम उसका क्या, इसलिए हमारा जो ना अनुस्वार जो होता है कायम बदल जाता है, ना में बदल जाता है। ये हमारा आंसर। अगले पेज पे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा पंप है, हम पंप को कैसे लिखते हैं, पंप बिंदी पंप। हम देखें अनुस्वर के जस्ट बाद कौन सा व्यंजन आया है, तो उसी का 5वां अक्षर उठा लेंगे। देखो क्या आया, पा आया, और पा का 5वां अक्षर कौन सा होता है, म। तो पंप को हम कैसे लिख देंगे, प, और इसका अनुस्वर के बाद जो 5वां अक्षर है उसको आधा ऐसे करके लिख देंगे, पंप। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल है, जैसे आडंबर है। हम देख रहे हैं आडंबर में ये जो हमारा बिंदु लगा हुआ है, बा से जस्ट पहले लगा हुआ है, तो बा का 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो माँ होता है। तो माँ हम आधा करके लिख देंगे। हलंत को हम ऐसे भी लिख देंगे, देखेंगे किसके पहले है, तो ता से पहले है। ता का 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो आधा ना होता है, तो ऐसे लिख देंगे। शंकर है, तो शंकर किसके है, तो अनुस्वर के जस्ट बाद कौन सा है, का, और का 5वां वर्ड कौन सा होता है, आइए देखते हैं। क ख ग घ अंगा, यानी ये वाला क्या होता है हमारा 5वां होता है। देखिए क ख ग घ अंगा, तो ये वाला आ जाएगा, तो हमें उसकी जगह पे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा। तो हमें क्या आ जाएगा, का की जगह पे अंगा आ जाएगा, तो शंकर हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। तो ये तो समझ गए, जैसे ही हमारा अनुस्वर लगा होता है तो अनुस्वर के जस्ट बाद वाला हम देखते हैं कौन सा व्यंजन आया है, तो उसी व्यंजन का 5वां अक्षर का आधा रूप लिख देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट। हमें दिखता है कहीं कहीं बिंदी नीचे लगी हुई है, जैसे ये एग्जाम्पल है ड और ढ। यहाँ पे कहीं यहाँ पे बिंदु लगा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, नहीं लगा मिलेगा। तो कहाँ लगा मिलेगा, कहाँ नहीं लगा मिलेगा, तो हम जान लेते हैं। इसके कुछ नियम है। तो 5 नियम जिनमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सब जगह उच्छिप्त होगा। किसी भी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं आएगा। जब भी किसी शब्द की शुरुआत हो रही है और शुरुआती में कभी भी उच्छिप्त नहीं आएगा, यानी किसी के नीचे ये बिंदु लगा नहीं मिलेगा। अंग्रेजी शब्दों में उच्छिप्त नहीं आएगा, द्वित्व व्यंजन में उच्छिप्त नहीं आएगा, उपसर्ग में उच्छिप्त यदि है तो नहीं आएगा। यदि कोई उपसर्ग से बना हुआ शब्द है तो उसमें उच्छिप्त नहीं आएगा। डा और ढाके, तो डा और ठाके तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वर हो तो नहीं प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए पहला वाला नियम समझ लेते हैं। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। जब भी किसी शब्द की शुरुआत होगी तो शुरुआत में उच्छिप्त नहीं आएगा। जैसे पेज देते हैं, जैसे तुमने ढक्कन सुना है, ढक्कन को ऐसे भी लिख देते हैं, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं। कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है हमें बताना है। डमरू कौन सा शुद्ध होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो हम जानते हैं, अभी हमने नियम पढ़ा कि किसी में ऐसे और किसी में ऐसे, किसी में ऐसे, किसी में ऐसे। तो जब भी शुरुआत होगी तो शुरुआत में कभी भी क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन नहीं आता, यानी ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, इधर ये गलत हो जाएगा, ये सही है, इधर डमरू ये सही है। तो शुरुआत में कभी भी उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे डमरू है, यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, डमरू, ढोलक, ढक्कन। तो शुरुआत में कभी भी अगर तुम्हें ऐसे लगा हुआ मिल जाए तो वो वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध हो जाएगा। सेकंड हमारा नियम क्या था, अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा। यानी जैसे अंग्रेजी शब्द होते हैं, जैसे रोड है, इंग्लिश का शब्द है, इसमें कभी भी उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रोड, रोड में जैसे हम रोड ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम कभी भी उच्छिप्त नहीं लगाएंगे। इंग्लिश का शब्द होता है रोड, क्योंकि इंग्लिश से बना है, ROAD,
इसको हिंदी में हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसीलिए हम इसमें कभी भी उच्छिप्त नहीं लगाएंगे। अगर उच्छिप्त लगा हुआ मिलता है तो वो गलत है। जैसे बोर्ड भी इंग्लिश का शब्द है, मूड भी इंग्लिश का शब्द है, ग्राउंड भी इंग्लिश का शब्द है, रिकॉर्ड भी इंग्लिश का शब्द है। तो इनमें किसी में भी इस तरह से नुक्ता लगा मिल जाता है तो वो वर्तनी के हिसाब से कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। पहले तीसरा नियम देख लेते हैं। द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। कभी भी द्वित्व व्यंजन मिल जाए तो उनमें उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं होगा। जैसे द्वित्व व्यंजन, जैसे जो चीज़ दो बार रिपीट हो जाती है, जैसे दिल्ली है, ला आया है, एक आधा ला है, तो इसे हम उच्छिप्त व्यंजन, इसे हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हड्डी है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा लेकिन वह नहीं आएगा, उच्छिप्त व्यंजन नहीं आएगा। जैसे टिड्डी है यहाँ पे उच्छिप्त नहीं आएगा। उड्डयन है तो यहाँ पे बिंदु नहीं आएगा, हलंत लगेगा। कबड्डी है तो कभी भी द्वित्व वाले व्यंजनों में उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग यदि हो तो भी नहीं होगा। यदि कोई उपसर्ग से मिलकर बना है तो उसमें भी क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं होगा। जैसे निडर है, निडर में नहीं हमारा उपसर्ग है और इसके नीचे अगर तुम्हें ये इस तरीके से लगा हुआ मिल गया यहाँ बिंदु तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। निडर में उच्छिप्त व्यंजन नहीं आएगा। तो कब कब नहीं आएगा, एक तो किसी भी शब्द के शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन नहीं आएगा, उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी का कोई शब्द है तो उसमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन है तो उसमें भी उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट है हमारा पांचवा, ड़ा और ठा के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।